सुंदर शहर के जंगल में एक दिन घमंडी सींगू गेंडा घूम रहा था। सींगू अपनी ताकत का बहुत घमंड करता था और अपने से छोटे जानवरों को बहुत तंग करता था। सींगू शहर के बीच बने एक बगीचे में जाता है। वहाँ पर उसे आम के फलों का एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके पास पहुँचता है और वहाँ पर बैठी हुई चिड़िया को धमकाते हुए कहता है, ये चिड़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आया हूँ, चल मुझे पेड़ के फल तोड़ कर दे। सींगू भैया, मैं यहाँ फ्री में फल नहीं बांट रही हूँ, आपको पैसे देने होंगे। तू मेरा आदेश नहीं मान रही है? तेरी इतनी हिम्मत! अरे आप मुझसे बिना वजह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप फल खरीद कर भी खा सकते हो ना। मैं आपको तोड़कर ऐसे कैसे दे दूँ? तू पिद्दी सी चिड़िया, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। और सींगू एक ही बार में चिड़िया के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। मुझसे पंगा ले रही थी, अब तो मैं तेरे फल ऐसे ही फ्री में खाऊंगा। सींगू फल खाकर वहाँ से चला जाता है। शहर में एक जगह चींटी रहती थी। वो हर दिन अपने खाने के लिए शक्कर उठाकर घर जाती थी। सींगू उसको देख लेता है और उसको रोक कर धमकाता है, ये चींटी, मुझे तू अब से अपनी आधी शक्कर दिया करेगी, नहीं तो मैं तुझे कुचल दूंगा। सींगू भैया, मैं गरीब चींटी हूँ, मेरे और मेरे परिवार के लिए शक्कर लेकर जा रही हूँ। आप इतने ताकतवर है, आपका इतनी सी शक्कर खाकर क्या पेट भरेगा? मुझे खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, जितना कह रहा हूँ कर, नहीं तो कुचल दूंगा। चींटी वैसा ही करने लगती है जैसे उसको सींगू ने कहा था। इसी वजह से उसके घर में खाने की कमी हो जाती है और वो अब कमजोर होने लगती है। कमजोरी की वजह से एक दिन चींटी बहुत बीमार पड़ जाती है और मुश्किल से शक्कर उठाकर आ रही थी, तो उसको सींगू रोक लेता है। चींटी, आजकल तो तू मुझे बहुत कम शक्कर दे रही है, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम कितने निर्दयी हो सींगू, तुम मेरी हालत पर तरस नहीं आता है? तुम जैसे छोटी जानवरों की हालत पे मुझे कोई तरस नहीं आता है। तुम लोग मेरी गुलामी करने के लिए ही हो। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चींटी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उछलकर सींगू गेंडे की नाक में घुस जाती है। सींगू बहुत परेशान हो जाता है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस छोटी सी चींटी ने मेरा दम घोंट कर रख दिया है। मुझसे माफी मांग सींगू, नहीं तो मैं तेरी नाक से नहीं निकलूंगी। अरे मुझे माफ कर दे। चींटी उसकी नाक से बाहर आ जाती है। अब तुझे समझ आया कि अपनी ताकत पर घमंड करना कितना हानिकारक हो सकता है। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। फिर सींगू किसी भी जानवर को तंग नहीं करता है। अब वो समझ गया था कि कौन किस समय पर कैसी ताकत दिखा दे, ये कोई नहीं जानता है। एक शहर में चीनू नाम का बंदर अपनी बहन सिम्मू और मम्मी पापा के साथ रहता था। उनके स्कूल में उन्हें उनके टीचर ने पेड़ों का महत्व बताया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। पापा, हमें आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हमारे टीचर ने हमें बताया कि पेड़ बहुत जरूरी होते हैं और इनसे हमें फल और ऑक्सीजन मिलती है। सही कहा बच्चों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब सच ही बताया। वैसे तुम बताओ, तुम किस किस का पेड़ लगाना चाहते हो? पापा, मैं तो अनार का पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा, मैं आम का, क्योंकि मुझे आम खाने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, कल हम सभी आंगन में पेड़ लगाएंगे। अगले दिन पापा मम्मी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं। सिम्मू और चीनू सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं और उसमें एक एक करके पेड़ बो देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। पेड़ों को पानी देने के बाद सिम्मू और चीनू घर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। भाई, कल सुबह तक मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा ना? पता नहीं सिम्मू। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों, ये पेड़ इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, इन्हें बढ़ने में टाइम लगता है। और चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं, पर सिम्मू अपने आमों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती है कि उसका आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और उस पर तो बड़े बड़े आम भी आने लगे
हैं। ये देख सिम्मू बहुत खुश हो जाती है। तभी पेड़ कहता है, सिम्मू तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम मेरे आम खा सकती हो, जितना खाना चाहो उतना खा सकती हो। सच में। सिम्मू जैसे ही एक आम तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए हैं और उस पेड़ के आमों को खाए जा रहे हैं और खाते खाते सारे आम खा जाते हैं। सिम्मू सारे आम तो ये पक्षी खा गए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब एक भी आम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पेड़ लगाया था ना, तुम्हें जीवन दान दिया था और मुझे ही तुम आम खाने से मना कर रहे हो, ये सही बात नहीं है पेड़। सिम्मू रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसको नींद से जगाती है। अरे सिम्मू तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी मैंने देखा मेरे आम का पेड़ बोल रहा है और मुझसे बात कर रहा है और उस पर आम भी आ गए हैं, लेकिन मम्मी पक्षी मेरे पेड़ के सारे आम खा गए और मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। ये गलत बात है ना मम्मी? लेकिन बेटी तुम्हारे पेड़ पर तो कोई आम नहीं आए और ना ही किसी ने तुम्हारे आम खाए हैं। और बेटी पेड़ कभी बात नहीं करते। चलो आओ जल्दी से तैयार हो जाओ। सिम्मू खिड़की के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका पेड़ तो छोटा ही है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सपना था। लेकिन सिम्मू अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास बैठकर उससे बातें भी करती है। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना।
इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा, खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी, आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप पढ़े, मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है, मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु, चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू, रुको मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है, प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा।
मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु, तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी, आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। किसी शहर में विपिन नाम का एक खरगोश बच्चा रहता था और उसकी बहन अवनी गीदड़ भी रहती थी। एक दिन दोनों बाहर से भागते हुए घर में घुस गए और चिल्लाने लगे, मम्मी बचाओ, भैया मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ मम्मी, ये मेरे बालों को खींच रहे हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे तू आज कहाँ कहाँ भागेगी, तुझे मम्मी और पापा में से आज कोई भी नहीं बचाने वाला, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला है आज। तभी अंदर से उनकी मम्मी पुष्पा लोमड़ी आती है। अरे तुम दोनों कभी भी बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते क्या? जब देखो बस लड़ते ही रहते हो, जो भी मेहमान आता है उसे भी तुम परेशान करके रख देते हो। मम्मी, हम दोनों तो बस खेल ही रहे थे। नहीं मम्मी, ये खेल नहीं रहे थे, ये तो मुझे मार रहे थे, मेरे बालों को नोच रहे थे, देखो ना मेरे बालों की हालत कैसी कर दी है। तुम दोनों चुपचाप से जाकर टीवी देख लो और मुझे अभी परेशान मत करो, मुझे अभी बहुत काम करना है, इसलिए मुझे काम करने दो, समझे ना? अब लड़ाई मत करना, वरना दोनों को एक एक चपाट मार दूंगी। हाँ मम्मी, हम दोनों टीवी देख लेंगे, आप जाओ और अपना काम कर लो। दोनों जाकर टीवी देखने लगते हैं। तभी दोनों रिमोट लेने के लिए लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से रिमोट छीनना शुरू कर देते हैं। लो रिमोट मुझे दो, मैं स्पाइडरमैन की मूवी देखूंगा। नहीं, मुझे तो कार्टून देखना है, मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगी, मुझे वो मूवी नहीं देखनी, वो सड़ी हुई सी मूवी मुझे नहीं अच्छी लगती। इतना शोर मचाने की वजह से मम्मी बाहर आती है और बच्चों को डांटना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ से उनके पापा ऋतिक सियार आते हैं और उसके साथ एक लड़की भी आती है। बच्चों, चलो मेरे सवाल का जवाब दो, ये लड़की कौन है? दोनों बच्चे अपना दिमाग लगाकर सोचने लग जाते हैं, मगर फिर भी वे उन्हें याद नहीं आता है कि आखिर वह लड़की कौन है। वे दोनों हार मान जाते हैं। बेटी दीपा, तुम बहुत थक गई होंगी, और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। साथ में चल देती है। तभी बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा, हमें अभी भी याद नहीं आया कि ये कौन है, आप ही बता दो ना कि ये कौन है। अरे बच्चों, ये तुम्हारी चाची की लड़की है और इनके पेपर हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई हैं। पेपर देने के बाद यहाँ से चली जाएंगी। तुम बच्चों ने जरा भी परेशान मत करना, समझ में आई ना बात? पीछे से मम्मी भी आती है। हाँ, पापा सही कह रहे हैं, दीदी को कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम दोनों में से कोई उनके कमरे में जाएगा। पर मम्मी, मैंने बोला ना, परवर नहीं। चलो अब जाओ अपने अपने रूम में। दोनों बच्चे रात को चुपके से दीपा दीदी के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी उनकी मम्मी आ जाती है और दोनों को डांटकर भगा देती है। और अब विपिन और अवनी दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिर वह अपनी नई दीदी से कैसे बात करें। उनकी मम्मी तो उनसे मिलने भी नहीं दे रही है। अरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी दीदी, शांत रहो, किसी से बताना मत कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हम किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर दीदी, आपकी पढ़ाई का क्या? आपका तो पेपर है ना? मैंने पढ़ाई कर ली है और मैंने सब याद भी कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो बताओ, तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। और फिर वे तीनों खेलने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। दोनों बच्चे अपनी नई दीदी के साथ खेलते हुए बहुत खुश थे। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है।
निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ, तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं? एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। ये दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी
में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू? ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो। तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है। मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू हिरन और चुनू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये
हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुंचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसें घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओह, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे। मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही, वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं।